क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या है? ठीक है, पाठ्य पुस्तक का देखिए पाठ्य पुस्तक के दो पक्ष होते हैं, एक बाह्य पक्ष, एक आंतरिक पक्ष। तो जो आंतरिक पक्ष है उसका मतलब है कि विषय वस्तु का चयन करना। ठीक है, विषय वस्तु का चयन करना ये इंपॉर्टेंट है कि पाठ्य पुस्तक में रखा क्या जाए कि बच्चे उसे सीखें। मतलब आप सब कुछ नहीं भर सकते उसमें। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक का चयन ये आप आंतरिक पक्ष हो जाएगा। बाह्य पक्ष में वो जो प्रिंटिंग वगैरह मुद्रित सामग्रियाँ हो जाती हैं वो सारी हो जाएंगी। जी के अनुसार भाषा का विकास डैश से डैश तक होता है। जो आपने पियाजे पढ़ा होगा, तो पियाजे में जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें ये एक लाइन है कि ईगोसेंट्रिक। ठीक है, बच्चा कैसा होता है? ईगोसेंट्रिक। वो ये जानता है, वो कहता है कि जो जैसे कहता है ये खिलौना है, ये सजीव है, तो उसका ये मानना होता है कि बड़े लोग भी यही माने कि ये सजीव है। ठीक है, इसको बोलते हैं आत्म केंद्रित। लेकिन धीरे धीरे करके वो क्या सामाजिक की तरफ जाने लगता है कि जो लोग समझते हैं उसकी तरह देखने लगता है चीज़ों को। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्म केंद्रित से सामाजिक। नेक्स्ट है, कक्षा में चर्चा के दौरान कक्षा 5 की एक विद्यार्थी भ्रष्टाचार के कारणों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस दौरान ना तो वह दूसरों के विचारों के से सहमति प्रकट करती है, ना ही वह दूसरों के नज़रिए से देखना चाहती है। ये अभी मैंने बताया है, वही है ये कि बच्चा क्या कहता है, बच्चा सोचता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। ठीक है, तो ये कौन सा भाषण हो जाएगा? तो ये आत्म केंद्रित भाषण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ईगो सेंट्रिक, जो ईगो सेंट्रिक भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में आपको मिलेगा। में भी कई सारे नए क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग ढंग से समझिएगा कि लेखन कौशल का उच्चतम स्तर क्या होता है, कि लिखने का उच्चतम स्तर क्या है, हाईएस्ट लेवल क्या है। सही वर्तनी सीखना, नहीं वर्तनी तो स्टार्टिंग, वर्तनी का मतलब हो गया बोलना। ठीक है, संयुक्ताक्षर लिखना, सही, कई सारे अक्षरों को मिला के लिखना, ये भी गलत हो गया। वाक्यों में कठिन शब्दों का प्रयोग, ये भी गलत हो गया। लेख लिखना, क्योंकि अगर आप खुद सोचिए, अगर हम लोग अभी बच्चे हैं तो हम लोग पहले पढ़ना सीखेंगे, फिर लिखेंगे, लेकिन जब हम हाईएस्ट लेवल पे जाते हैं तो साहित्य लिखने लगते हैं, लेख लिखने लगते हैं। तो यही आंसर आपका हो जाएगा सही। नेक्स्ट है कि आप भाषा शिक्षक के रूप में पाठ्य सामग्री के किस स्वरूप को अपनाना चाहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं शिक्षक हूँ तो मैं अमूर्त रूप नहीं, अमूर्त तो बच्चों के लिए होता है, मूर्त रूप होगा और विश्लेषणात्मक होगा, क्योंकि हम ही लोग तो उसका एनालिसिस करते हैं ना, विश्लेषण करते हैं, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा सही। पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन क्या है? तो जैसे आपने सुना होगा कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि वाइगॉत्स्की कहते हैं कि बच्चा भाषा अर्जन समाज से करता है। ठीक है, चॉम्स्की ने कहा कि भाषा अर्जन वो जन्मजात होता है उनका। इनका कहना ये था कि परिवेश से करता है, वातावरण से करता है, यानी कि ये युक्तिजन्य होता है। ठीक है, युक्तिजन्य याद रखिएगा, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको आपको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा विद्यालय की भाषा अलग अलग है, आप एक संसाधन के रूप में उसकी मदद कैसे करेंगे? सीधी सी बात है, मैं स्टार्टिंग से ये बताते आ रही हूँ, बहुभाषिकता को तो हमेशा बढ़ावा देना है। कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके, यही आंसर हो जाएगा आपका सही। ठीक है, जहाँ मुझे समझाना होता है वहाँ मैं डिटेल से समझा देती हूँ, और उनको ध्यान से सुना करिए या उसको समझा करिए, हो सके तो नोट डाउन कर लिया करें। जैसे ट्रांस लैंग्वेजिंग है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो इन सबको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ कह रहे हैं ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या होता है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, जो कि मैंने बताया था अभी। अब यहाँ कह रहा है ट्रांस लैंग्वेजिंग बहुभाषा का एक लचीला स्वरूप है। बिल्कुल, ये एक उसका फ्लेक्सिबल स्वरूप होता है बहुभाषावाद का। और अगला है ट्रांस लैंग्वेजिंग संप्रेषण क्षमता के संवर्धन के लिए जानी जाने वाली भाषाओं के बीच में एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करना है। तो ये तो यहीं भी लिखा हुआ है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, तो ए और बी हो जाएगा दोनों सही। हो सके तो दोनों पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं स्टेटमेंट में। अगला कह रहा है समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? समग्र भाषा, अब यहाँ समझिएगा, यहाँ से समझा करिए। समग्र का मतलब होता है सबको इंक्लूड करना। सब किसमें? बाल कविताओं में सब कुछ इंक्लूड नहीं होता, खिलौनों में तो हो ही नहीं सकता, क्रियाओं में भी नहीं हो सकता, तो साहित्य ही एक ऑप्शन बचा जहाँ पे सब कुछ इंक्लूड होता है। ठीक है, जिससे बच्चे सीख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कुल भौतिक प्रतिक्रिया यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में किसकी केंद्रीय भूमिका होती है? शिक्षक की होती है, क्योंकि शिक्षक क्या करता है, भाषा को सिखाने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ का भी यूज़ करता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग भाषा सिखाते हैं तो हम लोग कहते हैं सिर ऊपर करिए या फिर दाएं घूमिए बाएं घूमिए, तो इसके द्वारा भी जो देखिए फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है, लेकिन उसके द्वारा हम भाषा को भी प्रभावित कर रहे हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल क्या है? तो 2005 के आधार पर पठन कौशल का मतलब है समझ के पढ़ना, केवल शुद्ध उच्चारण करना नहीं, अक्षरों को पढ़ना नहीं, कठिन वाक्यों को पढ़ना नहीं, समझ के पढ़ना। ठीक है, बच्चों को समझ के पढ़ना। अब यहाँ कह रहा है कि विद्यार्थियों को दी जा रही गतिविधियों पर विचार करें, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि संप्रेषण कौशल, पहले समझिए संप्रेषण कौशल क्या होता है। इसका मतलब होता है कि मतलब अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाना। ठीक है, अब इनमें कह रहा है कि पहला ऑप्शन दे रखा है कि वह एक अभिनेता है, ये डैश भूल जाइएगा। ठीक है, वह एक अभिनेता है, तो ये कोई संप्रेषण थोड़ी ना हुआ, ये कोई बातचीत संवाद तो बढ़ावा देगा नहीं, ये तो मैंने बताया, तो ये तो हो गया गलत। अगला है सप्ताहांत पर मैं सुबह जा रहा हूँ, मैं शाम 5 बजे तक वापस आ जाऊँगा। ये तो आप बस बता रहे हैं दूसरे को। लेकिन लास्ट के देखते हैं, अपने मित्र से पूछे कि वह सप्ताहांत में कहाँ जाना पसंद करेगा और क्यों। तो अब जब ये आप क्वेश्चन करेंगे, दूसरा आंसर देगा तो संप्रेषण होगा, तो इस तरीके से कम्युनिकेशन होगा ना, तो थर्ड वाला तो सही है। लास्ट देखते हैं, अपने सहपाठी से उन 2 बिंदुओं के बारे में पूछे जिनका ध्यान वे समूह चर्चा के समय रखती हैं। तो यहाँ पे भी बातचीत बढ़ेगी, इसका मतलब थर्ड और फोर्थ हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, स्टीफन क्रैशन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है? तो ये अभी पहली शिफ्ट में मैंने एक्स्ट्रा में बताया था, जो मैं बोलती हूँ उसको भी ध्यान दिया करें। ये देखिए वहीं से क्वेश्चन आया है कि स्टीफन क्रैशन ने कहा था कि अर्जन एक अचेतन प्रक्रिया है। अर्जन का मतलब होता है कि जब बच्चे एक्वायर करना उसको, ठीक है, उसको बोलते हैं। अधिगम नहीं, अधिगम का मतलब होता है सीखना। 2 चीज़ें हैं ना, अर्जन और अधिगम। तो अर्जन का मतलब होता है अचेतन रूप से, आप ना चाहते हुए भी आप सीख लो, उसको बोलते हैं अर्जन। नेक्स्ट है कि वाइगॉत्स्की के अनुसार जो बच्चे का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो अब मैंने पहले ही शिफ्ट में जो मेरा कल वीडियो पड़ा हुआ है उसमें मैंने बताया था कि वाइगॉत्स्की ने 3 भाषण बताए। ठीक है, पहला होता है सामाजिक वाला, दूसरा होता है प्राइवेट वाला यानी कि निजी वाला, और तीसरा होता है मौन यानी कि साइलेंट वाला। ठीक है, तो यहाँ से सामाजिक वाला तो छोटे लेवल पे होता है, जो आसपास से बच्चा बात करता है। निजी वो होता है कि जो खुद को निर्देशन तो देता है लेकिन बोल के ही करता है। और मौन वो होता है जिसमें वो खुद को निर्देशन देता है लेकिन अंदर ही अंदर। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा निजी भाषण, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब बच्चा खुद को निर्देशित करने लगता है तो वो और जटिल कार्यों को करने के लिए में सक्षम हो जाता है। लास्ट है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को व्याकरणिक संरचनाओं को समझाने के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करें और विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं को खोज करने को दें। तो ये आंसर बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि अगर आपने जीन पियाजे पढ़ा है तो आपने जाना होगा ये क्या है, संरचनावादी है। ठीक है, कहीं पढ़ा है तो आपको पता होगा ये संरचनावादी है। ठीक है, संरचनावादी वो व्यक्ति होते हैं जो या वो मनोवैज्ञानिक हैं जो ये चाहते हैं कि बच्चा सृजन करके सीखे। ठीक है, खुद से निर्माण करे। तो देखिए यहाँ कहा गया है कि खोज करने को दे, यानी कि उनको करने को दे, तभी से वो सीखेंगे। तो यही आपका आंसर बेस्ट माना जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अभी मैं जो जितनी भी डिफ़िकल्ट या नए शिफ्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो हार्ड शिफ्ट है उनको मैं डालूंगी, आप प्लीज़ अंत तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा वीडियोस को, और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।